एक दो बार आया हुआ है। गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो हम लोग पेपर 1 में यूनिट 3 कर रहे हैं और उसके टॉपिक्स में आपके वलय, पूर्णांक, प्रांत एवं क्षेत्र। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो है हमने क्या किया था कि क्षेत्र जो है वो परिभाषित किया था और ये कहा था कि कोई भी क्षेत्र जो है अनिवार्यतः जो है वो पूर्णांक के प्रांत होता है, परंतु प्रत्येक जो है पूर्णांक के प्रांत जो है वो यहाँ पर क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, क्षेत्र नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ये कब होता है, यानी कि कोई भी जो है अगर पूर्णांक के प्रांत जो है वो क्षेत्र कब होता है, तो उसके बारे में जो हम लोग यहाँ पे थ्योरम करेंगे। तो चलिए, तो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। ठीक है, थ्योरम कहता है कि शून्य के भाजकों रहित, शून्य के भाजकों रहित परिमित क्रम विनिमय, परिमित क्रम विनिमय वलय क्षेत्र होता है। ठीक है, या फिर इसको जो है स्टेटमेंट इसकी जो है 2012 में जो है इस प्रकार से पूछी गई थी। कहते हैं कि प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत, प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत क्षेत्र होता है, क्षेत्र होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। माना कि R एक परिमित क्रम विनिमय वलय है, क्योंकि लेना पड़ेगा कोई भी R जो है वो क्रम विनिमय परिमित वलय है, वलय है जिसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। ठीक है, जिसमें, ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि R एक जो है परिमित क्रम विनिमय वलय लेंगे, लिखेंगे कि जिसमें शून्य के भाजक, शून्य के भाजक विद्यमान नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम लोग ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वहाँ पे शब्दों का बहुत महत्व है। देखिए यहाँ पे भी ये जो शब्द है इसका बहुत महत्व है। ठीक है, इसका बहुत महत्व है। तो इसी वजह से जो हम इस थ्योरम को सिद्ध कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाते। यहाँ पे R जो है क्या है, एक परिमित क्रम विनिमय वलय है। तो क्रम विनिमयता तो इसके साथ आ गई, लेकिन एक जो है यहाँ पे बात देखिए कि इसमें जो है तत्समक और प्रत्येक शून्येतर अवयव का प्रतिलोम जो है वो नहीं है। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग सिद्ध कर देते हैं तो R को हम लोग कह सकते हैं कि R एक क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, ये भी हमको दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो R जो है वो क्या है, R जो है वो एक क्षेत्र है। ठीक है, एक क्षेत्र है। तो चलिए लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि R एक क्षेत्र है। ठीक है, R एक क्षेत्र है। अब जो है बोलते हैं कि R एक परिमित जो है वलय है, तो मैं मान लेती हूँ कि इसमें जो है इतने अवयव होंगे। तो माना कि R में n अवयव है, n अवयव है, जिसमें कौन से A1 A2 से लेकर AN। ठीक है, और एक जो है AI जो है वो R में है और ये AI जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। R में कितने अवयव है, n अवयव है,
A1 A2 से लेकर AN, और एक AI अवयव जो है मैं ले लेती हूँ, कोई भी इनमें से कोई भी, AI का मतलब क्या होगा कि इनमें से कोई भी अवयव जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अगर ये वलय है, ठीक है, अगर ये वलय है तो इसका गुणन, जैसे A1 AI, A2 AI, A3 AI से लेकर AN AI भी जो है वो क्या होंगे, सभी R के अवयव होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनमें से कोई भी एक अवयव उठा लिया AI, तो उस अवयव का जो है R के प्रत्येक अवयव के साथ अगर मैं गुणन कराऊं तो ये तो ऐसे वलय है, तो ये डेफिनेटली सारे अवयव जो है किसमें होने चाहिए, R में ही होने चाहिए। ठीक है, और इनमें से कोई भी समान नहीं है, ये भी मैं कह दूं, तथा कोई भी दो अवयव समान नहीं अवयव होंगे, तथा इनमें, ठीक है, लिख दीजिए इनमें कोई भी दो अवयव समान नहीं है, क्योंकि अगर ये समान होते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये समान होते हैं, क्योंकि यदि ये समान होते हैं तो मैंने AI और AI जो है दो अवयव मैं कहती हूँ ये दोनों समान है। ठीक है, ये दोनों समान है, तो यहाँ पे जो है क्या कर रहा हूँ, AI और इसको जो है क्या कर लूंगी इस तरफ। वैसे तो जो है हम लोग ऐसे नहीं लेते हैं, दोनों तरफ से जो है क्या करते हैं, प्रतिलोम, AI के प्रतिलोम जो होता है उससे हम लोग जो है जोड़ते हैं दोनों तरफ, और फिर जो है यहाँ पे तत्समक आता है, जिसमें से जो है AR और AS में से ये AI जो है वो कॉमन आ जाएगा, और AI जो है ऑलरेडी मैंने जो है नॉन नेगेटिव ले लिया है। ठीक है, AI जो है मैंने नॉन नेगेटिव ले लिया है, तो अगर ये नॉन नेगेटिव लिया है तो डेफिनेटली AR माइनस ES जो है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारे R में जो है शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, जिसमें AI जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होना चाहिए, AR माइनस AS जो है वो क्या होना चाहिए, AR माइनस AS ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये अगर इक्वल टू 0 है तो यानी कि AR और AS दोनों बराबर। तो देखिए अगर मैंने दो अवयव जो है समान भी लिए हैं तो ये दोनों ही समान है, AR और AS दोनों ही समान है। ठीक है, यानी ये जो A1 AI, A2 AI और A3 AI से लेकर AN AI जो है वो क्या है, सभी जो है वो क्या है, भिन्न भिन्न अवयव है। ठीक है, भिन्न भिन्न अवयव है। तो चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट इस पे जाते हैं, तत्समक पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि ये R जो है हमारा समुच्चय, ठीक है, R समुच्चय जो है जिसमें कौन से अवयव है, A1 A2 से लेकर AN। हम देखते हैं कि R जो समुच्चय है वो है A1 A2 से लेकर AN, और मैं ये कहती हूँ कि ये जो A1 AI है वो भी क्या है, A2 AI से लेकर ये AN AI ये भी क्या है, R के ही अवयव है। ठीक है, ये भी R के अवयव है। अब दोनों समुच्चय जो वो बराबर है, ठीक है, दोनों समुच्चय बराबर है। अब मैंने क्या किया है कि ये AI को कहां से लिया है, इस R में से लिया है। AI को जो है मैंने कहां से लिया है, इस R में से लिया है। तो क्या होगा कि R में एक ऐसा अवयव एक विद्यमान होगा कि क्या हो जाएगा, A के AI इज इक्वल टू AI, यानी अब जो है ये AI भी R का अवयव है, और R के अवयव जो है मैंने क्या किया, इस रूप में भी है, इस रूप में भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है A1 A2 AS के बीच में जो है एक ऐसा AK भी कोई होगा कि जो AK AI करेंगे तो हमें AI मिलेगा। ठीक है, AI मिलेगा, और इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, AI AK भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि R जो हमारा क्रम में है ऑलरेडी दे रखा है।
आर जो हमारा क्रम विनिमय वो हमें दे रखा है। अब यहां से ए के ए आई इज इक्वल टू ए आई और इज इक्वल टू ए आई ए के, यानी ए के जो है कैसा आपको लग रहा है जैसे कि तत्समक है, ठीक है तत्समक है, लेकिन ये तो ए आई के लिए। अगर मैं इसके बजाय दूसरा अवयव लूं तो मैं कोई दूसरा अवयव लेके देखती हूँ आर में, तो ये ए के जो है वो तत्समक का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करते हैं। कहेंगे कि यदि कोई अन्य अवयव B belongs to R हो तो B belongs to R हो तो there exists AM belongs to R such that B is equal to क्या हो जाएगा AM AI। अब B जो है वो किसका अवयव है R का अवयव है, तो डेफिनेटली ये A1 A2 और AM में से जो है कोई ऐसा AM जो है वो R में बिलोंग करेगा और B को भी जो है हम AM AI के रूप में जो है लिख सकते हैं, ठीक है इस रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए B में कोई और अवयव लिया और A के साथ उसका A के जो है ना इसके साथ इसका गुणन करके देखते हैं, A के साथ करके देखते हैं। लेकिन B की वैल्यू क्या है यहाँ पर, B की वैल्यू है यहाँ पर AM AI और ये A के बाहर, ठीक है। फिर जो है इसको BM को इधर ले लूं और AI AK को जो है वो साथ में ले लूं, साथ चलेगा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन AI AK इज इक्वल टू क्या है AI, तो ये हो जाएगा AM AI, लेकिन AM AI जो है दोनों का गुणन इज इक्वल टू क्या है ये है B। तो देखिए अगर AK का जो है सॉरी B का AK के साथ मैंने गुणन किया है तो यहाँ पे मुझे फिर से B प्राप्त हो रहा है, यानी AK जो है वो R में तत्समक अवयव है, ठीक है। तो लिखेंगे therefore AK R में तत्समक अवयव है, AK R में तत्समक अवयव है। therefore AK is equal to मैं क्या यहाँ पे पुट करूंगी E। अब जो है E जो है वो R में है और R के अवयव जो है क्या है A1 AI A2 AI से लेकर AN AI, ठीक है इस प्रकार के हैं। तो E के लिए भी तो कोई ऐसा एलिमेंट बिलोंग करेगा ना, therefore there exists AJ belongs to R such that कि AJ AI इज इक्वल टू E, और जबकि क्रम विनिमय है तो मैं AI AJ भी लिख दूंगी साथ में, ठीक है। एक AJ जो है वो R में बिलोंग करेगा कि जिसको E को जो है मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी कि AJ और ये AI, ठीक है AI। लेकिन जबकि R क्रम विनिमय है तो मैं इसको AI AJ भी लिख देती हूँ, यानी कि AI एलिमेंट जो है उसका प्रतिलोम क्या है AJ और AI हमारा क्या है शून्येतर अवयव है। therefore AI नॉट इक्वल टू 0 का प्रतिलोम विद्यमान, नॉट इक्वल टू 0 लिखा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है शून्येतर अवयव का जो है प्रतिलोम जो है R में, मैं लिख दूंगी R में विद्यमान है, प्रतिलोम R में विद्यमान है। अब देखिए तत्समक बता दिया, प्रतिलोम बता दिया, बाकी तो प्रॉपर्टीज R के साथ ही क्रम विनिमय भी है वो, ठीक है क्रम विनिमय है। तो यहाँ पे जो है क्या कहेंगे कि R के जो है प्रत्येक शून्येतर अवयव के लिए जो है गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, ठीक है गुणात्मक सभी। therefore R के प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। therefore R एक क्षेत्र है।
R एक क्षेत्र है। और क्षेत्र ये कब बना? तब बना कि अगर R जो है वो परिमित होना चाहिए, तब ये बन रहा है। अगर परिमित नहीं होता तो हम लोग नहीं कह सकते। परिमित नहीं है उसके लिए तो हमने कह दिया ना कि कोई भी जो है पूर्णांक के प्रांत जो है वो जरूरी नहीं कि इसका जो है जरूरी नहीं कि वह क्षेत्र हो, ठीक है, वह क्षेत्र हो। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने सीधा लिया, पहले फील्ड लिया, फील्ड के बाद जो पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र के जो है बीच में जो क्या कंपैरिजन है वो की, ठीक है। अब जो एक परिभाषा हम लोग जो है यहाँ पे परिभाषित करेंगे जिसमें बाकी सारी प्रॉपर्टी तो होती है लेकिन वह क्रम विनिमय नहीं होता है, इस वजह से उसको जो है विषम क्षेत्र या विभाग जो है वलय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं 2 मार्क्स में ये डेफिनेशन पूछी जाती है, तो जितनी भी ये डेफिनेशन करवाती हूँ मैं आपको जरूर जो है याद रखनी है, ठीक है। और वैसे भी जो है अगर थ्योरम समझनी है तो आपको परिभाषा जो है वो याद होनी चाहिए। विभाग वलय या विषम क्षेत्र यानी कि डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग या फिर क्या कहते हैं स्क्यू फील्ड, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, ठीक है। तो चलिए कहते हैं कि अगर कोई वलय R, कोई वलय R विभाग वलय या विषम क्षेत्र कहलाता है, विभाग वलय या विषम क्षेत्र कहलाता है यदि यदि पहला पॉइंट यह है कि यह एक तत्समकी वलय हो, यह एक तत्समकी वलय हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि इसके प्रत्येक शून्यतर अवयव का R में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम जो है विद्यमान हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड या विभाग वलय या विषम क्षेत्र, ठीक है। बस एक ही प्रॉपर्टी इसकी जो है कौन सी क्रम विनिमयता जो है ना गुणन के लिए वो नहीं है, बाकी सारी है। तो भी देखिए जो है किस तरह से जो है हम इसको जो है विभाग वलय, इसकी डेफिनेशन ही चेंज हो जाए, नाम ही चेंज हो जाता है उसका, ठीक है। कि अगर एक क्रम विनिमयता की वजह से उसको जो हम लोग विभाग या विषम विभाग वलय या विषम क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। वो क्षेत्र नहीं होता, वो विषम क्षेत्र कहलाते हैं। अब जो कुछ जो है एग्जांपल है, एक एग्जांपल आज करवाती हूँ और उसके बाद और आगे एग्जांपल है वो मैं आपको करवाऊंगी जो एग्जाम में जो है पूछे थे, और इतने आसान है, बहुत सिंपल से एग्जांपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि सिद्ध कीजिए गॉसी पूर्णांकों का समुच्चय गॉसी पूर्णांकों का समुच्चय J इज इक्वल टू समुच्चय m प्लस आयोटा n, m और n बिलोंग्स टू Z, सम्मिश्र संख्याओं के
यौगिक एवं गुणन के सापेक्ष एक वलय, क्या यह पूर्णांक प्रांत है? दूसरा पूछते हैं, क्या यह क्षेत्र है? ठीक है, क्या यह पूर्णांक प्रांत है या क्या यह क्षेत्र है? सबसे पहले जो है ये जो हमारा समुच्चय दिया है इसमें योग एवं गुणन जो है वह द्विआधारी संक्रिया वह हमको सिद्ध करना है। तो J is equal to m plus iota n where m and n are integers यानी कि पूर्णांक है। ठीक है, तो इसमें से दो अवयव ले लेते हैं। तो दो अवयव जो है मैं एक को जो है मान लेती हूँ यहाँ पर x और दूसरे को मान लेती हूँ यहाँ पे y। ठीक है, x is equal to m1, पहले ले लेती हूँ यहाँ पर x and y belongs to J. This implies x is equal to m1 plus iota n1 where m1 and n1 belongs to Z, और y is equal to m2 plus iota n2 where m2 और n2 belongs to Z। तो x plus y is equal to हो जाएगा यहाँ पे m1 plus iota n1 और प्लस m2 प्लस iota n2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और प्लस iota n1 प्लस n2। अब जो है क्लियर है कि दिस इज बिलोंग्स टू J बिकॉज m1 m2 belongs to Z, this implies m1 plus m2 belongs to Z, और n1 और n2 belongs to Z, this implies n1 plus n2 belongs to Z। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यानी कि जो है x plus y जो है योग के लिए जो है ये हमारा समुच्चय जो है वो समर्थ है। तो चलिए गुणन के लिए करते हैं। ठीक है, गुणन के लिए करते हैं। गुणन के लिए ये समुच्चय जो है वो समर्थ है कि नहीं। ठीक है, तो x into y, तो m1 iota n1 m2 plus iota n2, तो ये हो जाएगा m1 m2 और ये माइनस n1 और n2, और यहाँ पे आयोटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हो जाएगा m2 n1 और ये हो जाएगा m1 n2, और ये भी जो है J में बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि ये जो m1 m2 n1 n2 जो है वो Z के अवयव है। तो इनका गुणन जो है योग जो है ये सारा जो है क्या होगा, ये भी Z में बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज, ये आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्यों ये Z में बिलोंग करे, क्योंकि सारी जो है पूर्णांक है और पूर्णांक को हम लोग गुणा करते हैं योग करते हैं तो वो जो है हमेशा ही जो है Z में बिलोंग करते हैं। और Z जो है अपने आप में आप जानते हैं कि जो है योग के लिए जो है एक ग्रुप है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि देयरफॉर समुच्चय सम्मिश्र संख्याओं का योग एवं सम्मिश्र संख्याओं का योग एवं गुणन J में द्विआधारी संक्रियाएं है। ठीक है, जब भी कोई संक्रिया दी हुई होती है तो अगर द्विआधारी नहीं लिखा हुआ होता है तो हमें ये सिद्ध करना पड़ता है कि वह संक्रिया जो है द्विआधारी है, यानी कि उसमें से दो अवयव लो उनके बीच में संक्रिया कराओ और संक्रिया के बाद जो है अवयव हमें उसी समुच्चय का प्राप्त होता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो है समुच्चय जो है संक्रिया के लिए समर्थ है। ठीक है, संक्रिया के लिए समर्थ है। तो चलिए अब जो है सम्मिश्र संख्याएं हैं वह आप जानते हैं कि समुच्चय जो हमारा C बड़ा जो
सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय C है, तो वह क्या है, उसके अवयव जो है वो साचर्यता के, क्रम विनिमयता के, योग एवं गुणन के लिए जो है, दोनों के लिए वह जो है संतुष्ट करते हैं। और दूसरा, अगर हम लोग बंटनता की बात करें तो भी जो है वो क्या है, बंटनता के गुणधर्म का पालन करते हैं, क्योंकि C जो है अपने आप में एक वलय भी होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसके जो है ये जितनी प्रॉपर्टी है योग एवं गुणन संक्रियाओं की, वो हम लोग एक साथ लिखेंगे कि जबकि J इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है, J इज अ सबसेट ऑफ C, therefore J के अवयव, या हम लोग लिख सकते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं में ये योग एवं गुणन संक्रिया, दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सम्मिश्र संख्याओं की योग एवं गुणन संक्रिया जो है सहचारी एवं क्रम विनिमय होती है, सहचारी एवं क्रम विनिमय होती है, ठीक है, क्रम विनिमय होती है, तथा इनमें बंटन नियम का भी पालन होता है, बंटन नियम का भी पालन होता है, ठीक है। तो जबकि J जो है वो क्या है, इसका C का जो है उपसमुच्चय है, तो ये जो है सारी J के लिए भी सिद्ध हो जाएगी। अब जो है यहाँ पे 0 जो है अपने आप में एक पूर्णांक है, ठीक है, और 0 प्लस आयोटा 0, अब जो है 0 प्लस आयोटा 0 जो है वो एक J का अवयव है, ठीक है, एक J का अवयव है। तो इस अवयव के साथ जो है मैं किसी यहाँ पे अगर m प्लस आयोटा n कोई भी अवयव ले लेती हूँ बिलोंग्स टू J, ठीक है, तो m प्लस आयोटा n और प्लस 0 प्लस आयोटा 0 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से जो है क्या मिलेगा, m प्लस आयोटा n ही मिलेगा। ये ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे जो है एडिशन हो रहा है दोनों तरफ, तो ये जो है वही अवयव जो है आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कि 0 प्लस आयोटा 0 जो है वो क्या है, J में योज्य तत्समक है, therefore 0 प्लस आयोटा 0 J में योज्य तत्समक है, ठीक है, तत्समक बता दिया। अब जो है यहाँ पे योग के लिए जो है प्रतिलोम बताना है, ठीक है, योज्य तत्समक अवयव है, ठीक है, योज्य तत्समक अवयव। फिर से कि माना दो अवयव, एक अवयव ले लेती हूँ a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू J, और a और b जो क्या है वो Z में बिलोंग करते हैं, ठीक है, Z में बिलोंग करते हैं, तो ये जो है Z में तो माइनस a और माइनस b भी किसमें बिलोंग करेंगे, इस Z में करेंगे, तो माइनस a प्लस आयोटा माइनस b भी किसमें बिलोंग करेगा, इस जो है Z में करेगा, इस J में करेगा, ठीक है। अगर वो दोनों जो है अगर Z के हैं तो माइनस a प्लस आयोटा माइनस b वो किसमें बिलोंग करेगा, J में बिलोंग करेगा, और तथा a प्लस आयोटा b का अगर योग माइनस a प्लस आयोटा माइनस b से करती हूं मैं, तो आप जानते हैं कौन सा अवयव मिलेगा, 0 प्लस आयोटा 0 मिलेगा, ठीक है, 0 प्लस आयोटा 0 मिलेगा। तो इससे हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो है देखने से पता चल रहा है कि योग के लिए जो है यहाँ पर प्रतिलोम विद्यमान है, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ठीक है, अगर ये भी सिद्ध कर लूं, therefore J में योज्य प्रतिलोम विद्यमान
ठीक है, डेफिनेटली जो है इसको लिखना चाहिए हमें, दिस इज जो है नॉट इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 बिलोंग्स टू जे, तो ही ये सिद्ध हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ बिलोंग्स टू जे लिखेंगे तो वो 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है डेफिनेटली हम लोग बताते हैं कि एक शून्यतर अवयव है और उसका प्रतिलोम जो है वो जे में विद्यमान है। यानी ये जो जे जो है वो एक अबेली ग्रुप तो हो गया, ठीक है, एक सामी समूह भी हो गया, सामी समूह भी हो गया, तो ये जो है क्या है, एक वलय है। ठीक है, क्रम विनिमयता भी बता दी, तो ये जो क्या है एक क्रम विनिमय वलय है। ठीक है, देयरफॉर जे एक क्रम विनिमय वलय है। चलिए, क्रम विनिमय आ गया। अब जो है अगर हमें बताना हो तो यहाँ पे जो है अगर ये पूर्णांक के प्रांत है कि नहीं, तो उसके लिए क्या चाहिए कि यहाँ पे जो है तत्समक है, तत्समक विद्यमान है, वो बताना है। ठीक है, और तत्समक के बाद जो है ये बताना है कि अगर दो अवयव किसी भी नॉन जीरो जो है किसी भी दो अवयव का गुणन करते हैं तो वो जो है जीरो आता है, यानी कि उसमें शून्य के भाजक है या नहीं है। तो पहले तत्समक की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 और ये 0 जो है दोनों पूर्णांक है, तो डेफिनेटली एक अवयव जो है 1 प्लस 0 आयोटा जो है यहाँ पे इसमें विलंब करेगा। ठीक है, 0 आयोटा जे में विलंब करेगा। और अगर इसका गुणन जो है मैं किसी अवयव के साथ कर लूंगी, माना a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू जे, तो a प्लस आयोटा b का गुणन जो है मैं 0 प्लस आयोटा से करूं। ठीक है, 0 प्लस आयोटा या आयोटा 0 लिखूं तो ज्यादा बेटर जो है लग रहा है। तो ये मुझे क्या प्राप्त होगा, आप करके देख लेना, a प्लस आयोटा b ही आने वाला है इसमें, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस आयोटा b आएगा। और मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि ये क्रम विनिमय है, तो यहाँ पे जो है मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, गुणन के लिए जो है वो क्या है, ये क्रम विनिमय है। तो क्या है कि ये अवयव जो है वो क्या है, इसका गुणात्मक जो है तत्समक है। ठीक है, देयरफॉर जे में गुणात्मक तत्समक है। चलिए, तत्समक तो मिल गया, अब जो है क्या प्रॉपर्टी सिद्ध करनी है हमें कि इसमें जो है जीरो डिवाइजर है कि नहीं। ठीक है, जीरो डिवाइजर है कि नहीं, तो चलिए जीरो डिवाइजर के लिए जो है देखेंगे कि हम लोग जानते हैं, मैं बता देती हूँ, हम जानते हैं कि किन्हीं दो किन्हीं दो अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का गुणन शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। देयरफॉर जे में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। देयरफॉर जे में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। ठीक है, शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। देयरफॉर जे एक पूर्णांकीय प्रांत है, जे एक पूर्णांकीय प्रांत है। अब जो है बात रहता है कि सारे हमने सिद्ध कर लिए, बस ये सिद्ध करना है कि इसमें गुणात्मक जो है प्रतिलोम विद्यमान है कि नहीं। अगर वो भी सिद्ध हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि जे जो है वो क्या है, एक क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए एक अवयव जो है हम लोग ले लेते हैं इसमें से, जे में कौन सा शून्य अवयव ले लेते हैं, माना a प्लस आयोटा b जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, बिलोंग्स टू G, तथा मैं ये ले लेती हूँ कि a प्लस आयोटा b
और x प्लस आयोटा वाई, मुझे कुछ भी लेना है तो मैं x प्लस ले लेती हूँ, या आप c और d भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है c और d लिख दो क्योंकि पहले हमने x y ले लिए हैं। इज इक्वल टू ये है 1 प्लस आयोटा 0, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा AC माइनस BD और यहाँ पे प्लस आयोटा और ये आ जाएगा BC प्लस AD, ठीक है। ये आ जाएगा BC प्लस AD और इज इक्वल टू जो है 1 प्लस आयोटा 0, ठीक है। तो दोनों तरफ जो है कंपैरिजन करते हैं तो ये AC माइनस BD इज इक्वल टू आपको 1 प्राप्त होता है और BC माइनस AD जो है आपको 0 प्राप्त होता है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, C और D ज्ञात करने हैं, ठीक है। दो इक्वेशन है उसमें से जो है आपको क्या ज्ञात करना है, C और D ज्ञात करने हैं। तो C और D जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, इन इक्वेशन को जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे x और y की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह से करोगे तो आप देखोगे कि C इज इक्वल टू आपको मिलेगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और d इज इक्वल टू जो है आपको माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब a और b जो है वो क्या है, z में बिलोंग करते हैं, लेकिन a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो वो j में बिलोंग नहीं करते हैं, z में बिलोंग नहीं करते, सॉरी z, ये दोनों z में बिलोंग करते हैं, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये दोनों परिमेय संख्या है, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये जो है पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर j में प्रत्येक शून्यतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, देयरफॉर J एक क्षेत्र नहीं है, देयरफॉर J एक क्षेत्र नहीं है, ठीक है।